Welcome to Udaipur Colors and on a segment called You Talk. Today I have a very interesting personality who has joined us. Sushmita Singha, the founder of Udaipur Tales, a very celebrated platform for storytelling, and Ma My Anchor, an NGO which works extensively on water conservation and sanitation. She also serves as a director for renowned companies like Kajaria Ceramics and Radico Khaitan. She, through her work, has contributed immensely towards United Nations missions in countries like Afghanistan and Mexico, and she also serves as a key member in many POSH and CSR committees of various companies, championing her for workplace ethics and social responsibilities. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much, Sushmita ma'am, for joining us today. Now, Udaipur Tales is one of the celebrated oral storytelling platform in Udaipur and also now spreading its wings. So, मैं ये जानना चाह रही थी कि what was the idea and इसका impact आपने जैसा सोचा था वैसा ये कर पाया है कि नहीं? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आने लायक समझा। उदयपुर टेल्स सिर्फ उदयपुर के लिए नहीं है, ये उदयपुर टेल्स अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल है, इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, और भारतवर्ष के कोने कोने में जहाँ पर भी कहानियों की बात होती है, उदयपुर टेल्स की बात होती है, और अब तो बाहर भी बात होने लगी है। तो जब हमने उदयपुर टेल्स के बारे में सोचा तो ऐसे नहीं सोचा। मेरे हस्बैंड और हम दोनों एक दिन शाम को उदयपुर में ही बैठ के बातें कर रहे थे और हमने सोचा कुछ ऐसा कुछ किया जाए यहाँ पर जो थोड़ा अलग हो और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को इनकैप्सुलेट करता हो। तो ये तो हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा है कि पहले उन्होंने कहा कि पहले मैंने कहा लेकिन बहरहाल हम दोनों ने कहा कि स्टोरी टेलिंग करेंगे। अब स्टोरी टेलिंग कहा तो लेकिन ये भी कहीं से दिमाग में बात आई थी हमारे, तो हमको ये नहीं पता था कि विश्व में स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल होता है, ये भी नहीं पता था। तो उसके बाद हमने बैठ के सर्च किया और मालूम चला कि तो बहुत बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, और वहां से बात चालू हुई और हमने सोचा कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म बड़ों के लिए होना चाहिए। थोड़ा सेगमेंट बच्चों के लिए लेकिन ज्यादा सेगमेंट बड़ों के लिए, क्योंकि शायद हम लोग ही भूल गए हैं कि हम रिलैक्स होके कहानियों की दुनिया में कैसे जाएं या अपने इमेजिनेशन को कैसे आगे दौड़ाएं। ये हमारी कल्पना के बाहर की चीज हो गई है। तो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में स्टोरी टेलिंग करें वो तो अलग बात है, लेकिन कहानी की वजह से सुने, जिसको हम अंदर से जिसको सुन के हमें अच्छा लगे, एक एहसास हो कि हम किसी और दुनिया में हैं या ये भी हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। इट गिव्स यू अ reason to think beyond what is your regular life. Absolutely. And ma'am, I think storytelling अगर cultural preservation और history के बारे में बात करें, I think बहुत impactful होती है। तो ये भी एक आइडिया आपका था? ये सबसे बड़ा आइडिया यही था हमारा, क्योंकि पहले तो लिखित कुछ होता ही नहीं था, सब मौखिक ही होता था। तो जो भी कहानियों से हम हिस्ट्री को, इतिहास, कल्चर को हम आगे ले जाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको देखती थी, सुनती थी, एहसास करती थी। तो ये सब कहानी के रूप में ही था। और उसके बाद लिखना शुरू हुआ। तो ये लिखने का फॉर्म तो बहुत बाद में आया, और हम बार बार कहते कि बचपन में हमने ये सुना, लेकिन जो हमने बचपन में सुना उसका असर हम पे अभी भी है। एब्सोल्युटली, और वो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो कहानियों के द्वारा हम संस्कृति को तो हम संरक्षित करते ही हैं, हम भाषा को करते हैं, हम सोच को बढ़ावा देते हैं, और एक नए आयाम को भी हम आपके सामने डालते हैं। मेरे स्टोरी टेलर्स जब आते हैं तो उन लोग ऐसी बातें करते हैं कि आदमी को सोचने में मजबूर कर देता है कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं। अपने से प्रश्न करते हैं हम कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं, गलत है या सही है। तो बहुत ही अलग चीज है ये। एंड मैम, आप खुद भी एक इंटैक्ट मेंबर रह चुके हैं, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा फॉर यू टू इंक्लूड स्टोरी टेलिंग में culture and art and history. इंटैक तो इंटैक के हम लाइफ मेंबर हैं, अभी भी मेंबर हैं।
नहीं, ये वजह नहीं है कि हम स्टोरी टेलिंग और कंजर्वेशन की बात, हमारे घर में माहौल था बचपन से, और हम इसी में बड़े हुए हैं। कहानियों के द्वारा मेरी माँ बहुत पढ़ती थी और बहुत अच्छा बोलती थी वो खुद एक स्टोरी टेलर होंगी। हाँ, वो तो हम लोग उस वक्त उस हिसाब से नहीं देखते थे उसको, राइट। लेकिन उन्होंने जो कहानियां बोली वो बहुत इंसाइटफुल थी एक्चुअली। जो चीज को हम लोग सोचते हैं, अरे चलो ये तो रेगुलर चीज है, उसमें भी वो हमेशा एक कोई ना कोई नई बात उठा के रखती थी। तो हमारे घर में थिएटर, लिटरेचर, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इन सब चीजों की बहुत चर्चा होती थी, और स्पोर्ट्स की भी होती थी। तो हम उस माहौल में बड़े हुए, तो हमारे लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। हमारे लिए कुछ अलग नहीं था कि इस वजह से ये हुआ। हम बड़े ही उस तरीके से हुए। और उसके बाद हम जब ग्रेजुएशन करने लगे, हमने सोचा ऑनर्स किस में ले, कि पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश दोनों में डिस्टिंक्शन था। बहुत देर तक हमने सोचा कि दोनों बहुत प्रिय मेरे लिए सब्जेक्ट था, लेकिन अंत में लिटरेचर ही हावी पड़ा और हमने इंग्लिश लिटरेचर लिया। जी मैम, आप एक प्रेसिडेंट है एक एनजीओ जिसका नाम है माय एंकर। तो मैं तो पहले ये जानना चाह रही थी कि आपके की एरियाज क्या है जिस पे आप काम करते हैं, एंड अभी तक आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे, आपने किन एरियाज पे काम किया और उसका इम्पैक्ट किस तरीके का रहा है सोसाइटी पे? हम फाउंडर हैं माय एंकर फाउंडेशन के, लेकिन ऑफिशियली अब हम फाउंडेशन में कुछ नहीं करते हैं खुद एज अ ऑफिशियल कैपेसिटी। हम मेंटरिंग करते हैं, गाइड करना, मेंटोर करना, और एक भी पैसा हम फाउंडेशन से अपने किसी भी खर्चे के लिए नहीं लेते हैं। और ये मेरा पैशन है। आप मेरी जिंदगी से कुछ भी निकाल लीजिए, ये नहीं निकल सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं भी होगा तब भी हम कर पाएंगे, क्योंकि वक्त दे सकते हैं आप। और ये हमने क्लास 6 में शुरू किया। जी, क्लास 6 से हमने सोशल सेक्टर में काम शुरू किया। तब तो ये नहीं समझ में आता था कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन और उसका इम्पैक्ट क्या होता है शायद वो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। राइट। हम सेंट एग्नेस लोरेटो में लखनऊ में थे, तो वहां पर एक LTS बोल के ग्रुप था, लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विसेज, और वो ना सीनियर गर्ल्स के लिए था, क्लास 9 ऑनवर्ड्स। तो हमने बहुत जिद किया अपने प्रिंसिपल से, शी वाज एन आयरिश नन, एंड आई सेड यू मस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी सिस्टर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना बोल रही तो इसको डाल दो। और उस समय से हमने स्लम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और फिर क्लास 7 तक मदर टेरेसा होम में हमने काम शुरू कर दिया था। तो उस वक्त ये समझ में नहीं आता था मुझे, लेकिन मेरा मन लगता था। I enjoyed doing it, like I enjoyed doing theatre also, but this is my passion. So it is driven by that. Coming back to water and sanitation, हम लोग का 4 स्तंभ है इसमें। वाटर एंड सैनिटेशन है, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, और कॉन्जर्वेशन है, संरक्षण, जिसमें हम कल्चर का भी कॉन्जर्वेशन करते हैं। कोई भी चीज का कॉन्जर्वेशन वो करना जरूरी होता है, पानी का तो है ही है। तो उदयपुर टेल्स कॉन्जर्वेशन का पार्ट है हमारा। और एक हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, क्योंकि आप यदि कोई सामाजिक समस्या कहीं पर हो, या कोई ऐसी समस्या हो पानी से रिलेटेड हो या सैनिटेशन से रिलेटेड हो, तो अकेला समस्या नहीं रहता है वो। हम लोग चीज को इंडिविजुअली देखते हैं, सब कुछ इंटर रिलेटेड रहता है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। राइट। तो वाटर कंजर्वेशन और सैनिटेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है आपके एनजीओ का। आप एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, व्हिच इज जल वाटर म्यूजियम, एंड मैं पर्सनली इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। एंड व्हेन आर यू कमिंग अप विद दिस? ये तो it has been coming up for quite some time. But I guess projects like this take time. No, you know what is the सबसे दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूँगी कि पानी के कंजर्वेशन की बात सरकार करती है, पानी कंजर्वेशन की बात इंडस्ट्रीज करती है, हम करते हैं। Correct. हम लोग सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं। पर पता नहीं एक्शंस कितने आपको ना गड्ढा खोद के या हमेशा कुआं साफ करके एक फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं आपको करना है। करेक्ट। आपको ये समझना है सबसे पहले एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि पानी आपके लिए क्यों जरूरी है। यदि पानी की अहमियत को हर एक व्यक्ति इस देश में नहीं समझे तो कंजर्व क्या करेगा वो। हम कंजर्वेशन कहते हैं, स्कूल में सिखा दिया, नल बंद कर दिया। क्या आप लोगों को पता है कि 75% पानी किसमें खपत होती है? नहीं, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, ओके। आप बाकी 15% के आसपास इंडस्ट्रीज में होती है, और बाकी डोमेस्टिक ही है। हम डोमेस्टिक वाटर कंजर्वेशन, पानी रोकने में पूरे, क्योंकि फोटो में अच्छा लगता है। गांव में लोगों के साथ काम करना बहुत कठिन है। आपको जाना है, उनको समझाना है, और हमको भी समझना। हमें कोई
हम रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं पानी को, हम मेरे मन में इज्जत ही नहीं होगी तो हम पानी को क्या देखेंगे। पानी इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। जिस दिन नल में पानी नहीं आता है उस दिन हमको लगता है कि अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है। जैसे ही नल में पानी आता है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अवेयरनेस लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। हम हर चीज का म्यूजियम बनाते हैं, आर्ट एंड कल्चर का बनाते हैं और विभिन्न चीजों का बनाते हैं, हम पानी का क्यों नहीं बना सकते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पुरानी नेचुरल रिसोर्स जो है, खुद 75% वाटर फिर वैल्यू है। तो ये पानी को जिससे मनुष्य पानी को समझे, बच्चा समझे, बूढ़ा समझे, हम समझे, आप समझे, इसको समझने के लिए हमने सोचा कि इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग इट इज मेक अ म्यूजियम। एक संग्रहालय बनाए हम जिसमें देश में पानी कैसे वो है, अभी पानी की क्या स्थिति है। दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं है जो बिना पानी के बन सकता है। आपके कपड़े हो, दवाई हो, मोबाइल टेलीफोन्स हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता तो सबसे ज्यादा हमें इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पानी को साफ रखना, पानी को सही तरीके से रखना, आपका एनवायरनमेंट तो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमने वाटर म्यूजियम की कल्पना की। बहुत ही बड़ी कहानी है इसके पीछे। एनी हाउ, लेकिन अभी तक इतने लोगों को लिखा, एक पैसा मेरे पास किसी ने नहीं इसके लिए हमें मदद की। हमने अपने ही जो भी थोड़ा बहुत कर सके उससे हमने 1 बीघा जमीन हमने फाउंडेशन के नाम पे डोनेट किया। हम लोग ने अपना पर्सनल उससे कुछ पैसा लगा के बड़ा सा हॉल बनाया। अब धीरे धीरे कुछ करेंगे तो हम जरूर हम अपनी सेविंग से करें, जैसे भी करें, क्योंकि ये हमें लगता है कि बहुत जरूरी है और हम इसको ना कॉफी टेबल डिस्कशन में नहीं रखना चाहते हैं। बहुतों ने हमसे कहा है कि इट्स साउंड्स वेरी गुड। नो इट डजंट साउंड वेरी गुड द डे इट हिट्स यू एंड देयर इज नो वाटर एट द रेट वी आर द वाटर इज डिप्लीटिंग एंड देयर विल नो वाटर। पानी रहेगा नहीं हमारे पास। अब तो सिटीज ऑलरेडी सफर कर आप चेन्नई देखिए, आप दिल्ली देखिए, आप महाराष्ट्र पुणे देखिए, हर जगह ये प्रॉब्लम है। हम कुपमंडुक नहीं हो सकते ना कि हमारे लिए इतनी जगह ठीक है, बाकी हमें परवाह नहीं है। तो ये बहुत ही भयानक सिचुएशन होने लगा है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स गल रहे हैं, वहां बारिश नहीं होती थी क्योंकि हीट इतना बढ़ गया है कि बारिश होती है। और कोई अंटार्कटिका गए थे एक्सपेडिशन पे, उन्होंने कहा कि वो जब गई अपने ग्रुप के साथ तो जब बारिश होने लगी पेंगुइन्स को समझ में नहीं आया था कि हो क्या रहा है। आज के दिन में आप देखिए किस तरीके से फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, जहाँ फ्लड नहीं होना चाहिए वहां हो रहा है। तो हमको क्या अभी भी समझ में नहीं आता है। और फिर लोग कहते हैं बारिश ज्यादा हो रही है। इट्स नॉट बारिश ज्यादा हो रही है, इट इज द वे वाटर हम कंजर्व नहीं कर पा रहे, उसको यूज नहीं कर पा रहे। वो उसको क्लाइमेट चेंज का ये पूरा पार्ट है। और हमें तो लगता है कि हम सब कुछ छोड़, गहना और कपड़ा गाड़ी छोड़ के इसी पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। करेक्ट। एंड अवेयरनेस हमेशा एक की टू चेंज होती है। अवेयरनेस की वजह से ही जल वाटर म्यूजियम का वो है। एंड देयर इज अ बिग एसोसिएशन, it's an international association of water museums जिसके हम पार्ट हैं। by when can आपके कोई ऐसे आपने डेट सोची है? डेट तो सोची थी लेकिन समझ में आई बात मुझे कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। तो जब अब थोड़ा बहुत जो भी हम लोग हो सकता है लगा के करेंगे, लेकिन हमको लगता है 1-1.5 साल में तो हो जाना चाहिए। Lovely, great. Ma'am, apart from all your social initiatives and Udaipur Tales, आप कॉर्पोरेट कल्चर में भी बहुत एक्टिव है और आपका खुद का करियर बहुत डाइवर्स रहा है, जर्नलिज्म से मार्केटिंग, एंड नाउ आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड और डायरेक्टर पोजीशन पे है, लाइक कजारिया सिरामिक्स, रेडिको खैतान। तो ये शिफ्ट कैसे आया? एक तो एंड मैम ये जर्नलिज्म और मार्केटिंग का जो आपका इतना इमेंस एक्सपोजर था, डिड इट हेल्प यू नॉट जस्ट इन योर कॉर्पोरेट कल्चर बट आपके सोशल इनिशिएटिव्स में भी? लिखने का शौक है। हाँ। और हम कॉलेज से ही, अब सही है गलत तो हमको नहीं पता है, कोई कुछ गलत यदि सोसाइटी में लगता था तो आई वुड take it up. And I never cared. Voice it. I voice it and pen it down also. Pen it down, voice it, and also, protest it. Oh, lovely. तो हमको ना कभी डर नहीं लगा कि हमको ये कर देंगे। हमारे घर में किसी जिस स्टेट में थे उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक बार मेरे फादर को फोन आ गया, तब मोबाइल्स नहीं हुआ करती थी, लैंडलाइन से आया होगा। जी बहुत वरिड हो गया, बोले कि तुम
कॉलेज में हो, तुम लिख रही हो, लोग जाके बोलती हो ऐसे। तो हमने कहा कि बाबा देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में किस्मत बहुत बड़ी चीज है। तो यदि किस्मत पे इतना विश्वास करते हैं, मेरे किस्मत में यदि कुछ होना होगा तो वो ऐसे भी होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो उनके पास कोई उसके बाद तर्क नहीं था। लेकिन आई थिंक ये जो लिखने का जज्बा और मुद्दों को उठाने का जज्बा, हम एडवर्टाइजिंग में आया। आई ऑल्सो लाइक टू डू लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग उसमें हमने किया। हाँ, जी, वो आपका और सेगमेंट है। तो उसके बाद हम जो चीज शौक से करते थे, हम उस सेक्टर में प्रोफेशनली आ गए। सुलभ इंटरनेशनल में हम थे वहाँ पर 14 साल। आई वाज देयर, आई वाज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यूएन टास्क फोर्स में भी रहे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हम वन ऑफ द को राइटर्स। तो आदमी ही सब कुछ है, वो कॉर्पोरेट में हो या वो घर पे हो या सोशल। पेट्रियार्की सब जगह है, पेट्रियार्की भी है। आदमी मैंने जब आदमी का, मैं पुरुष नहीं कह रही थी, ओके, जस्ट ह्यूमन बीइंग। हाँ, आप जो आज एचआर कह रहे हैं, हम लोग जब पहले हम लोग ने प्रोफेशन अपना काम शुरू किया था, एचआर बोल के कुछ था नहीं, एडमिन ही सब कुछ था। करेक्ट, हाँ, वही सब मैनेज करता था। लेकिन लोग तो थे ही ना, लोगों को समझ के आप यदि काम करवा लें तो वो बेस्ट होता है। तो हर काम के सेंटर पे इंसान होता है। तो जिस सेगमेंट में काम किया, जिस दायरे में हमने लोगों को देखा, समझा, बहुत अमीर, गरीब, प्रोटेस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, और सब में अच्छे और सब में बुरे होते हैं। हाँ, और कुछ लोगों में कोई चीज की कमी भी होती है, और लेकिन क्यों कमी होती है, आदमी क्यों कैसे करता है, ये थोड़ा सा करे तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि इतने बड़े कंपनीज ने हमको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया, और अच्छी कंपनीज हैं, सुनते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो समझ थोड़ी बहुत हमें है इंसान की या कॉर्पोरेट लाइफ की, क्योंकि हम पीएचडी चेंबर के भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, तो एक आई थिंक उसका बहुत बड़ा हमें मदद मिल जाती है। और जो भी थोड़ा बहुत हो सकता फिर हम सेगमेंट में करते हैं। सो आप बहुत सारे सीएसआर कमिटी के हेड है, बहुत सारी कंपनीज अपार्ट फ्रॉम जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, एंड आप पॉश पे भी बहुत वर्क करते हैं। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या पॉश एंड ये सीएसआर एक्टिविटी से क्या हम एक बदलाव ला पा रहे हैं इन द कॉर्पोरेट कल्चर? हाँ, एकदम ला पा रहे हैं, एकदम ला पा रहे हैं। दो तरह की कंपनीज हम खुल के बात करना चाहेंगे। कुछ कंपनीज ये हैं सीएसआर में जो उन लोग एलोकेट करते हैं उसको पूरा सीएसआर में शुद्ध रूप से उसका काम करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पूरा नहीं करती हैं, उनके और भी तरीके हैं, उसमें वो जो करते हैं वो जाने, लेकिन पूरा पैसा उसमें नहीं जाता है। ऑल्दो लेकिन ये जो है, जो सही रूप में काम कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड रूप में काम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर है। आप इतने बड़े कॉर्पोरेट फाउंडेशंस है, बहुत देखिएगा आप हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे एनजीओ पार्टनर्स से मिलके, अच्छे लोगों को मिला के, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट स्कूल में टॉयलेट्स इतने बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने बना तो दी, उसका मेंटेनेंस कैसा होगा उसका कोई परवाह नहीं है, पानी है कि नहीं उसकी परवाह नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम हो रहा है। तो ये काम जो है एक कॉर्पोरेट, अपने कॉर्पोरेट फंड से अच्छे एनजीओ पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन ही नहीं है, इसमें एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन, गांव के स्कूल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक बहुत बड़ा हम इस पर काम थोड़ा करना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफ विमेन। बिकॉज सेफ्टी, कितना भी हम इमेंसिपेटेड हो जाए एज अ पर्सन, लेकिन ये खाली अवेयरनेस, और आपको यदि हम सिखा दें कि आप कराटे कैसे करें तो आप सेफ नहीं है। आपके मोहल्ले में यदि 10 लड़के, उसमें से एक की नीयत खराब है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो उनके लिए भी ये अवेयरनेस बिल्ड करना, सेंसिटाइज करना, क्योंकि ऐसा तो ही नहीं कि जन्म से वो ऐसे ही बन के खड़े हुए, ऐसा नहीं है। माहौल की वजह से भी चीजें बिगड़ती है। तो उसको उस तरीके से देख के, तो हम इसके बारे में विचार भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी हुई है, तो इस पे हम काम करना चाहते हैं जरूर, सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो ये भी एक चीज है, इसका बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे पता है कि पॉश ने कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है, अगर इस तरीके के और होंगे एट ग्राउंड लेवल तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। पॉश में एक चीज की कमी है, जो इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग आई विल राइट टू द गवर्नमेंट, सुने नहीं सुने अब तो उनकी मर्जी है,
कि पॉश सिर्फ पुरुष और महिला की बात नहीं है। हाँ, महिला महिला Correct. महिला पुरुष एब्सोल्युटली। कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन सारे आयामों को, हैरेसमेंट मैम किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, लेकिन पॉश का जो मेन विमेन सेगमेंट ज्यादा तो हाईलाइट हो रहा है। समाज बदल गया है और हम अब खुल के देखने लगे हैं। था तो पहले भी, लेकिन हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते थे। Right. लेकिन अब दिख रहा है, लोग इस पे बात करें, तो हमें इसको कागज पे डालना चाहिए। राइट, बहुत जरूरी है। मैम, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है, एंड इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, आप मेक्सिको गए, आप यूएस एक्सपोजर, यू हैड लॉट ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर, बट अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? आई रियली वुड वांट टू नो दैट। Afghanistan is a very special place, Yeah, has a I'm very special sure. place in my heart. और आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग कैसे? लाइफ चेंजिंग तो Yeah. हम जब पहली दफे अफगानिस्तान के धरती पे उतरे, हमारे एक जानने वाले थे, एमईए में थे, उन्होंने पूछा, तब हम सुलभ देख रहे थे कि सब जगह तो बना रही हैं आप अफगानिस्तान में बनाएंगे। हमने कहा बाप रे, अफगानिस्तान, बिकॉज तभी तालिबान मूव आउट किए थे, उस समय की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि मेयर आए हुए हैं काबुल के, तो मेयर ऑफ अ प्रोविंस इज लाइक अ चीफ मिनिस्टर देयर। तो उनसे हम लोग की मीटिंग हुई, उन्होंने हमें इनवाइट किया। हम जब हिंदू कुश क्रॉस कर रहे थे, हमको अपना स्कूल का एटलस याद आ गया, एकदम उसी तरीके से दिखता है। और जैसे ही हम उतरे तो समझ में नहीं आया कि एयरपोर्ट है क्या है, टिन के शेड्स थे वहां पर। अब तो एयरपोर्ट बन गया, अब तो अच्छा हो गया, करेक्ट। और जो म्युनिसिपैलिटी के लोग थे वो टारमैक पे ही खड़े हुए थे एकदम वहीं पर लेने के लिए हम लोग को। हर एक घर में गोली का दाग था। जब मैं कह रही हूँ हर एक घर में, इन एवरी हाउस, मड क्लैड हाउस, एवरी हाउस हैड अ बुलेट मार्क। वो जो मुल्क है 20 से 25 वर्षों से वो वॉर में था किसी ना किसी तरीके से। अफगानिस्तान में इतने वार्म हार्टेड लोग हैं, इतनी दिक्कतें हैं कि आप लिस्ट करने से भी आपको नहीं लगेगा कि क्या हो सकता है। सडनली स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। यस। और लेकिन उतना ही रिच वहाँ का कल्चर, फूड, गुलाब इतना सुंदर, सब्जियां इतनी अच्छी, बिकॉज वहाँ का सॉइल बहुत रिच है, अच्छा बहुत खूबसूरत देश है। और लोग भी इतने खूबसूरत हैं। लोग भी वहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले एक साल तो आना जाना लगा रहा, यूएनडीपी के साथ हम लोग ने काम किया। थोड़ा बहुत मैंने उनकी भाषा भी सीखी, बोल भी लेती थी थोड़ा। और सबसे पहले गिनती सीखी उनकी। और बहुत फारसी और संस्कृत के बीच का है। बहुत कठिन नहीं था गिनती सीखना, क्योंकि पैसे का हिसाब करना पड़ता था, तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि बहुत लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते वहाँ पर। तो वो एक साल आना जाना लगा रहा। फिर हम लोग का तय हुआ कि काबुल म्युनिसिपैलिटी के लिए हम लोग बहुत सारे जगह पे बड़े टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, बायोगैस डाइजेस्टर बनाएंगे, क्योंकि बिजली का अच्छा, ओके। सब तय हो गया, हम लोग ने फिक्स कर दिया सब कुछ। जो इंजीनियर जो हेड कर रहे थे प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट शुरू जाने के 2-3 दिन पहले किसी का मर्डर, इंडियन एक इंजीनियर का मर्डर हो गया वहां पर काबुल में, कान काट दिया था उसका, एंड ही ब्लेड टू डेथ। तो उनके फैमिली ने कहा कि कुछ भी हो जाए, नौकरी छोड़ दे, लेकिन जा नहीं सकते हम। और एकदम ऐसी स्थिति हो गई कि हम लोग ब्लैक लिस्ट होने के कगार पे आ गए, क्योंकि कोई गया ही नहीं। तब हमारे उस वक्त जो फाउंडर थे, so then you decided कि I'll pack my bags. Wow, so brave. I went and I took one engineer with me who was, very close to me in terms of work there. हमने उसको कहा कि सुनील देखो, हम जा रहे हैं, तुमको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। तो बोला कि ठीक मैम, आपके साथ चलेंगे। और हम लोग ने वहाँ पर फिर 2 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स चूज किए जो जिनको हिंदी अंग्रेजी दोनों आती थी। एक रुड़की से सीख गए थे और एक और कहीं और से, लेकिन दोनों हिंदुस्तान से पढ़ के गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मदद की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोजेक्ट था। और काम हुआ और रिकॉर्ड टाइम में हुआ। दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हमने काम खत्म कर दिया। उसमें हमारे इंजीनियर को किडनैप करने की धमकी भी आई, ये सब बहुत सारी कहानियां हुई। हम जिसने धमकी दी थी, हम उसके घर में गए, हम गए, उसको बोला तुम भी चलो। और एक हमने अफगान इंजीनियर हायर किया था, मुमताज, उसने कहा कि वो भी, हम तीनों आदमी गए। तो वहाँ की कहानियां जो है ना एकदम अलग है। और इतने अच्छे लोग मिले हमें। हमारा कुक था, इतना बढ़िया आदमी था। ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ फ्रेंच डिप्लोमेट अर्लियर, तो उसको कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं आता था। तो
फ्रेंच खाना बनाता या था? खाली फ्रेंच और अफगानी खाना अफगानी बनाता। खाना, अरे तो उसको रोटी बेलना और फिर रोटी तो बंद कर दिया हमने, क्योंकि वहां पर ब्रेड, कम्युनिटी ब्रेड वहाँ हर जगह मिलता है, इतने बड़े बड़े नान। मैंने करीब 10 किलो वेट वहां पे गेन किया। इतने अच्छे लोग, हारमोनियम कुछ लोगों ने मंगवाया बिकॉज उनका सब तोड़ दिया गया था। बच्चों जो पढ़ने आते थे मारते थे, हाथ में दाग पड़ा हुआ था। अर्चना, विश्वास नहीं करोगी कि क्या समाज में हो सकता। मैंने अपने आंख के सामने एक बच्चों का स्कूल उड़ते हुए देखा है। तालिबान ने बॉम्ब लगा दिया था। एंड वी टॉक अबाउट, वन थिंग आई वांट टू से इस माध्यम से, हम कहते हैं ना मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, नहीं, टेररिस्ट होता है। वो कोई भी हो सकता है, माइंडसेट की बात है। उन लोग अपने यहाँ के स्कूल, अफगानिस्तान के बच्चियों के स्कूल, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है, एक बार नहीं सोचा कि इतनी छोटी बच्चियां सब मर जाएंगी। तो हमको अपना माइंडसेट भी चेंज करना होगा। और लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस ऑल सेड एंड डन वाज एक्सीलेंट। आई हैड एन एक्सीलेंट टाइम। पार्टी भी बहुत की, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पर बहुत अलाइव थी। थोड़ा अर्ली इवनिंग्स होती बिकॉज थोड़ा डेंजरस था, ट्रैवलिंग वुड गेट डिफिकल्ट। और हम ना वहां नहीं रहे जहां पे एम्बेसी ने हमसे कहा था। उनके हम रहे कॉमन लोगों के बीच में, उनके मोहल्ले में हमने घर लिया। हमारे एक जैद भाई बहुत अच्छे अफगान पठान है, ही हेल्प मी अ लॉट। एंड नीचे ऑफिस था, ऊपर हम रहते बिग हाउस, एंड हमारे गार्डन में पीचेस होते थे, अनार होते, जस्ट थिंक। आई नो, इमेजिन। और हम कहाँ अफगानिस्तान की एक अलग पिक्चर करते हैं, राइट? सो मैम, ये ग्लोबल एक्सपोजर कैसे आपके करंट एनजीओ में, बिकॉज यू हैव सीन वन एक्सट्रीम जो अफगानिस्तान में था, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज बहुत फ्लरिश हो गया है, पर उस मामले में थोड़ा सा बेटर ऑफ है, बहुत आगे है। तो ये एक्सपीरियंस ने श्योरली आपके प्रोजेक्ट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो तो बहुत बदला होगा। देखिए, ज्योग्राफिकल ग्राउंड रियलिटीज पता चली, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल चीजें जो होती हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ना, बहुत मिलता जुलता होता है। हाँ, करेक्ट। वो ना कास्ट से है, ना कंट्री से है, वो आपकी गरीबी रिच एंड पुअर हैज नो कास्ट और रिलीजन, वो सिर्फ गरीबी से मायने रखता है। करेक्ट। हम जब यूएन टास्क फोर्स में थे, अफ्रीका के बहुत दूर दराज अफ्रीकन कंट्रीज में हमने ट्रैवल किया, राइट। और वहां पर भी वैसा ही देखा जैसे यहाँ देखा, और ऐसी ऐसी चीजें देखी वहां पर कि बयान करना मुश्किल है। लोग हमारे यहाँ तो लोग से बाहर चले आते हैं शौच करने के लिए, टू डेफिकेट। वहां पर स्लम के अंदर प्लास्टिक बैग में करके बांध के दे वुड थ्रो इट। लोग ऐसे रहते हैं। ये नायरोबी के पास सबसे बड़ा स्लम है वहाँ का। करेक्ट। तो हमने अब तो हम नायरोबी को एक थोड़े बेटर पोजीशन में सुनते हैं, वी डोंट नो द रियलिटी। तो क्या ही होगा, हम आज से 2005 की या 20 years back 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। और नायरोबी का सबसे बड़ा स्लम था वो, कीनिया का सबसे बड़ा स्लम था। तो हमने हर देश में जरूरतों को देखा। मेक्सिको में भी देखा लोग कैसे रहते हैं, और डिफिकल्ट कंडीशन, सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। और इससे हमारी समझ ज्यादा बेहतर हुई। और किस लिए एक आदमी क्या बनता है, ये समझने का जो एक थोड़ा सा इल्म आया, शायद इस वजह से आया। तो इसका फर्क तो बहुत पड़ा, बहुत एग्जैक्टली, बिकॉज एक ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है, राइट? मैम, आप एक ऑथर भी है ऑफ टेल्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, सो थोड़ा मैं उसके बारे में, इफ यू कैन टेल मी अ लिटिल मोर। एंड मैं, क्योंकि अब आपका जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, तो आई एम श्योर द राइटर इन यू is going to write another book, so I want to know when will that also happen. So I love writing, लेकिन समय की अभाव absolutely, you're so occupied जी। तो चाहते हुए भी बहुत बार नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो ये किताब के बारे में, टेल्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी के बारे में कहा, ये जब अफगानिस्तान में थे, शाम को वक्त मेरे पास बहुत रहता था। ओह अच्छा, आपने ये वहाँ लिखी है? इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपने हिंदू माइथोलॉजी उस लैंड में लिखी है। और वहाँ पर इतने, आप म्यूजियम्स में जाइए, वहाँ शिव की मूर्तियाँ इतनी मिलेंगी। यस करेक्ट। अफगानिस्तान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यस इट इज। एनीहाउ, तो ये हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि इतनी कथाएं हैं, आप उस पर क्यों नहीं कुछ करती हैं? तो हमने ना जो कथाएं पढ़ना शुरू किया, जो जैसे आप पूजा में हिंदुस्तान में ना हर जगह कुछ ना कुछ कथा बोलते हैं। करेक्ट। हाँ। तो और उनको ट्रांसलेट किया। एक्चुअली सही बात ये है कि मैंने लिखा नहीं उसको, हमने उसको ट्रांसलेट किया। उस दौरान ऐसी ऐसी कथाएं मेरे हाथ में आई which insulted women, showed the poor in bad light, caste oriented, and I realized कि लोग भगवान के नाम पे ये कथाएं बना के, बहुत कथाएं ऐसी थी
जिससे कि कास्ट सिस्टम को सुदृढ़ किया, मैंने उसको और गहरा बनाया। करेक्ट। या औरत एकदम नीचे जात की है। एक कहानी थी जो हमने तो खैर सब हटा ही दिया उसको, एक भी उसमें कुछ नहीं था, जिसमें था कि स्त्री जो है विष्णु के बाद अपने पति की पूजा करे, पैर धो के उसका पानी पीने के ये तो बाद सुना है उसको हमने। भोग लगाने के बाद, हाँ। उसकी भी कथा दी। आप नहीं करें ओह। तो आपके ऊपर ये हो जाता है। हर कहानी में आप नहीं करें तो आप पे क्या होगा, हर चीज में ऐसे लिखा हुआ था। Okay. तो इनको हमने जो कहानियां जो हमको लगा कि हम इसका कह सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको ट्रांसलेट किया। और अभी हम कुछ शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ऑल द शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। I know human emotions and human connections, वैसे भी आप तो कुछ लिखा हुआ है, तो उसको I'll put it interesting. together। Okay. और फिर Looking forward to that, right? Thank you. So मैम, आपका इतना जो डाइवर्स करियर, सोशल एंड पर्सनल पाथ रहा है, व्हाट अब नेक्स्ट क्या होगा? उदयपुर टेल्स इज ऑलरेडी बडिंग, मतलब सिटी के बाहर भी इतने लोग, बिकॉज आई नो आप कितने एमिनेंट पर्सनालिटीज को बुलाते हैं उन शोज में, एंड दे आर, इट्स बहुत एक, इट्स नॉट जस्ट अ टॉक ऑफ उदयपुर, इट्स पैन इंडिया। तो अब नेक्स्ट क्या प्लान्स है आपके? कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग? प्लान तो जिंदगी में कभी मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग भी मेरा बहुत पुअर है। My husband keeps telling me because he's a chartered accountant, कुछ पता ही नहीं रहता है क्या हो रहा है। मेरी बेटी हमको हमेशा बोलती है कि इतने दिन में तुम हमेशा कहती हो कुछ है ही नहीं। हमने कभी हम सोचते ही नहीं उस तरीके से। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ऐसे भी लाइफ में कोई सच प्लान नहीं है। करेक्ट। I like to be driven by my passion and what I think. Live in the moment, enjoy what's coming your way. No, not only that, I am driven by my passion. Oh, lovely. So creating awareness on water, working for the disadvantaged. Correct. But I really want to write. मैं लिखना चाहती हूँ, और लिखना चाहती हूँ समय लेके, और and enjoy what is around me. And work till the last day of my life. वो तो एकदम क्लियर है मेरे दिमाग में। एकदम लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, जिस दिन भी हो, कल भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, आखिरी तक काम करना चाहती हूँ। And I feel जब आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं तो कभी लगता नहीं है कि काम कर रहे हो। So I think that is what has driven you. Ma'am, I really want to thank you for this amazing time that I've had with you, this conversation. आप, I think, कितने और चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। मे बी हम एक और इस तरीके का इंटरव्यू प्लान करेंगे। But thank you so much for joining us on Udaipur Colors. It's really great to have you. Thank you very much. It was such a pleasure. Thank you, ma'am. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.